जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के इतिहास की प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी मुख्य तथ्य को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको इस अध्याय को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके परीक्षा की घड़ी नज़दीक है, तो आपके पास अब पर्याप्त समय भी नहीं है कि अब आप पूरे किताब को पढ़ सकें। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक एक अध्याय का, सभी किताबों का अध्ययन करवाऊंगा और पूरे अध्याय का निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इससे पहले भी पॉलिटी का पूरा किताब कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, यदि आप पहले से नहीं जुड़े हैं तो आप अब जुड़ जाइएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी का एक एक अध्याय का सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ताकि आपको भटकना ना पड़े। आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे आपको पॉलिटी का पूरा एक एक अध्याय का जो है सभी अध्याय का सॉल्यूशन यानी आपको एक नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से हम इतिहास शुरू करने वाले हैं और इतिहास का ये प्रथम अध्याय है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप, यहाँ से अब आपके सामने दो शब्द आता है, एक यूरोप और दूसरा राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। ठीक है, पूरे दुनिया में 7 महादेश हैं। कितने? 7 महादेश हैं। तो उसमें से एक यूरोप भी एक महादेश है और हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उस महादेश का नाम एशिया है। ठीक है, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो हम लोग जब अपने देश के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, यानी आप जब चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें भारत में राष्ट्रवाद उस चैप्टर का नाम है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने देश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं और सभी देश का अलग अलग पढ़ पाना उतना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पूरे यूरोपीय देशों को एक साथ सम्मिलित करके जो जो मुख्य देश थे, जिसमें हम लोग इस अध्याय में इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे और उनमें जिनका जिनका योगदान था वो सब हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे क्या कि यूरोप एक महादेश है और वहाँ पे जो भी देश थे, ठीक है, उन देशों में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया हुई थी उसको हम लोग जानने वाले हैं। इतना समझ में आ गया आपको? राष्ट्रवाद को यदि आप आसान भाषा में समझना चाहे तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति। ठीक है, लेकिन इतना से काम चलेगा नहीं। देशभक्ति कहने का मतलब, मैंने देशभक्ति क्यों बोला राष्ट्रवाद का मतलब, कि राष्ट्रवाद एक वैसी भावना होती है जहाँ पे सब लोगों को एक साथ एक तिरंगे झंडे, यानी हम लोग जैसे तिरंगा झंडे के नीचे रहते हैं उसी तरह से सभी देशों में अलग अलग लोग अपने अपने झंडों के नीचे अपने देश के लिए सब एकजुट होकर रहते हैं। ठीक है, और वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा यदि हमें परीक्षा में पूछ दे कि राष्ट्रवाद क्या होता है तो हम परिभाषा में क्या बताएंगे? तो एक तरह से आपके किताब का एक पंक्ति है कि राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। ठीक है, यहाँ पे मूल रूप से राष्ट्रवाद का जो परिभाषा था क्या था कि राष्ट्रवाद जो है एक आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है। यानी आधुनिक युग यानी जो जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यानी आधुनिक युग में जो लोगों की चेतना, बुद्धियाँ बढ़ी, यानी अपने लिए जीने का जो तरीका अपनाया, उसी का एक परिणाम है। जो लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ी, उसका एक परिणाम है जो राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है ये। ठीक है, मतलब क्या कि भौगोलिक कहने का मतलब क्या कि भूगोल के क्षेत्र में, यानी जो भूमि या क्षेत्र होगा, यानी जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, बगल में हमारे पड़ोसी देश में चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जैसे देश हैं, तो उनका एक भौगोलिक सेक्टर है। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, उसी तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र यानी हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर जो भी है, ठीक है, तो उसके आधार पे भी क्षेत्र बटा होता है। और सामाजिक परिवेश, ठीक है, जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस परिवेश में ये जो होता है, इन सभी परिवेशों में जो होता है राष्ट्रवादी चेतना का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे अब कहता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इसलिए कहता है यहाँ पे कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। फ्रांस देश है कहाँ का? यूरोप का।
और यूरोप का जो राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है वो फ्रांस से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, यानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो इसमें सहयोग क्या क्या मिला था, कैसे कैसे इसको इसमें मतलब विकास को जो है राष्ट्रवाद के विकास को सहयोगी बनाया गया। तो इसमें आता है पहला कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। अब अचानक से कोई चीज़ तो हो नहीं जाता है। पुनर्जागरण कहने का क्या मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा हुआ करते थे और उनमें से कुछ राजा महाराजा क्रूर हुआ करते थे, कुछ नहीं ज़्यादातर राजा महाराजाएं क्रूर हुआ करते थे और वो अपने अनुसार अपने मन के अनुसार अपने विचार के अनुसार लोगों के ऊपर कभी प्रताड़ना करते थे, कभी उनके ऊपर क्रूरतापूर्वक शासन करते थे। तो जब आधुनिक युग आया तो धीरे धीरे लोगों की चेतना में परिवर्तन हुआ, लोगों का सोचने का तरीका बदला और उन्हें लगा कि ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आता है पुनर्जागरण और इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों में राजाओं का पद ही समाप्त कर दिया गया था, यानी लोकतंत्र लाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगला कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, यानी इस मतलब राजा के विरोध में जो बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। क्रांति मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था। आगे कहता है नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। नेपोलियन वहाँ का एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उनका जो सैनिक अभियान था, ठीक है, और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। ठीक है, आगे कहता है मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? मध्यम वर्ग जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जब इतिहास का लगभग शायद छठा या सातवां अध्याय पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको मध्यम वर्ग पढ़ना पड़ेगा, पूंजीपति वर्ग पढ़ना पड़ेगा और क्या कहते हैं ये श्रमिक वर्ग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ग में हम लोगों को बांटते हैं। एक आता है पूंजीपति या व्यावसायिक वर्ग, यानी जिसको व्यापारिक वर्ग भी कहते हैं, जिसमें करोड़पति लोग यानी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं जैसे टाटा बिरला जैसे लोग उस सेक्टर में आते हैं। दूसरा होता है एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति जो आसानी से मतलब एक सरकारी नौकरी करके नॉर्मल एक बेहतर लाइफ जी पाते हैं, यानी ना वो करोड़पति बनेंगे और ना वो भूखे मरेंगे। ठीक है, इस सेक्टर के लोग को हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। और तीसरा सेक्टर जो होता है उसमें मजदूर कैटेगरी के लोग रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं। हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग होते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर वो रोज़ का अलग अलग जॉब मतलब उनको अलग अलग काम मिलता है, या फिर किन्हीं को एक ही तरह का रोज़ काम मिलता है तो रोज़ नहीं मिल पाता है। किसी दिन यदि काम नहीं मिला तो उनके खाने का व्यवस्था नहीं हो पाता। इस तरह के लोग जो होते हैं वो आते हैं श्रमिक वर्ग में, यानी जो मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, जिनके लिए एक रोजगार निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच का विकास हुआ था। अगला क्या है कि तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। तत्कालीन का मतलब उस समय, यानी तत्कालीन कहने का मतलब कि जिस समय की घटना के बारे में पढ़ रहे हैं उस समय जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश था वो भी राष्ट्रवादी चेतना के विकास में सहायक बना था। ठीक है, आगे कहता है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, और जिस तरह से नेपोलियन का सैनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था इसके लिए सहायक बना, उसी तरह से मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति भी सहायक बना। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ ये भी जानेंगे। तो इसका परिणाम हुआ कि जुलाई 1830 की क्रांति, और ये आपके चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति, यदि टाइम मिले तो किताब से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है ये क्रांति जो हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति, ये क्यों हुआ था? ये हुआ था मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण। मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, इसके प्रतिक्रियावादी नीति के वजह से ये क्रांति हुआ था। दूसरा कारण क्या था? चार्ल्स दशम एवं पोलिग्नेक का निरंकुश शासन। चार्ल्स दशम और पोलिग्नेक 2 राजा ऐसे थे जिनके जो निरंकुश थे। निरंकुश कहने का मतलब कि जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, यानी जिनका विरोध करोगे तो मतलब मान लीजिए कि जैसे आप विरोध किए, आपका हत्या कर दिया गया, यानी आपको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया, यानी उनका राजा का जो विरोध करने की शक्ति ना हो जिनमें। ठीक है, तो ऐसे राजा जिनका कोई विरोध करने से डरे वो निरंकुश राजा कहलाते। ठीक है, तो निरंकुश शासन के वजह से भी ये क्रांति हुआ था। तीसरा है उदारवादी एवं अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था का विरोध। ठीक है, उदारवादियों द्वारा
अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था का विरोध। अभिजात्य वर्गीय मतलब क्या होता है? अभिजात्य वर्ग वैसे वर्ग को कहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग को मतलब विशेष सुविधा दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह का वहाँ पे विचार था जहाँ पे मतलब अभिजात्य वर्ग यानी बड़े बड़े लोगों को विशेष सुविधा दी जाती थी और नीचे लोगों उसके उनसे नीचे वाले लोगों को के ऊपर अत्याचार किया जाता था, ठीक है। तो जब उदारवादी विचारधारा बढ़ी तो इनके द्वारा इस अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था का विरोध किया गया और यही सब परिणाम, इसी सब के कारण जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। अब इसके बाद हुआ क्या? इस क्रांति का परिणाम क्या क्या निकला? इस क्रांति का परिणाम हुआ कि लुई फिलिप शासक बन गया, ठीक है। लुई फिलिप नाम का एक आदमी वहाँ का शासक बन गया और चार्ल्स दसम इंग्लैंड पलायन कर गया। यानी वहाँ का राजा कौन था? पहले चार्ल्स दसम था। अब क्या हुआ? जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम को इंग्लैंड भागना पड़ा हार के यहाँ से, और वहाँ से इंग्लैंड भाग गया। फिर वहाँ का शासक कौन बना? लुई फिलिप बना। आगे दूसरा परिणाम क्या निकला? उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। उदारवादी यानी लोगों के प्रति सोचने वाले, और संविधान के थ्रू यानी हमारे देश को एक सिस्टम की जरूरत पड़ती, किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है जो जिसे हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब क्या हुआ आगे? कहता है मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिली। यानी मेटरनिक जो प्रतिक्रियावादी नीति वाला था उनके व्यवस्था को भी चुनौती मिला कि अब तुम भी भागो नहीं तो तुमको भी देख लेंगे, ठीक है। आगे कहता है राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती मिला। राजशाही यानी राजा राजा का जो एकदम निरंकुश वाला विचारधारा था उसको भी चुनौती मिला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे कहता है 1848 की क्रांति। अब 1830 के बाद एक 1848 की क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कारण था कि लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति। अब ये क्रांति क्यों हुआ? वहाँ पे तो चार्ल्स दसम था, चार्ल्स दसम को भगाए और लुई फिलिप अब जाके शासन बना। लेकिन लुई फिलिप जो था वो एक तरह से कमजोर शासक था, यानी उनके द्वारा बनाया गया नीति जो था वो कमजोर था। तो इस वजह से 1848 की क्रांति हुई। और असफल वैदेशिक नीति, यानी इस शासक के द्वारा जो इनके द्वारा नीति ही कमजोर बनाया जाता था तो क्या हो गया कि विदेश से जो रिश्ता रखना था उसके लिए भी जो नीति बनाया गया वो सफल रहा। और जिसके वजह से जब देश चलाने में ये लोग सक्षम हो गए तो फिर क्या हो गया कि यहाँ पे भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ा। तो इनके खिलाफ भी लोगों का मानसिकता भड़क गया कि ये शासक भी अच्छा नहीं है, इसको भी कुट काट कर भगाओ, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। एक बार ये जो लुई फिलिप जब शासक बना था उस समय संविधान वगैरह बना था और जाकर के यहाँ पे शासन की स्थापना हुई थी। लेकिन अब फिर से जाकर के द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। अब कौन राजा बना? नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। किसके बाद? लुई फिलिप के बाद। पहले कौन था? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम के बाद चार्ल्स दसम जब इंग्लैंड पलायन कर गया हार के, उसके बाद लुई फिलिप को शासक बनाया गया। और लुई फिलिप जब जुलाई 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप को हटा करके नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का राजा बनाया गया, सम्राट बनाया गया, ठीक है। आगे कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया का आरंभ हुआ। अब क्या हुआ? अब इस क्रांति के बाद लोगों के दिमाग में आया कि इटली और जर्मनी को एक कर देना चाहिए। एकीकरण यानी बनाना, मतलब एक साथ जोड़ करके, यानी ये जो छोटा छोटा राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ है सबको जोड़ करके एक साथ करना है, ठीक है। तब हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अब इटली का एकीकरण करेंगे हम लोग, ठीक है। इटली का एकीकरण हम लोग नहीं करेंगे, वो लोग पहले से कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण होगा, कोई भी चीज़ परिवर्तित होता है तो उसमें कोई सहायता करने वाला भी होगा और कोई विरोध करने वाला भी होगा। तो बाधक तत्व क्या था, यानी विरोधी तत्व क्या क्या था जो इटली के एकीकरण को रोकता था, ठीक है। इटली के एकीकरण को बाधित करने वाला जो तत्व था उसमें था विषम भौगोलिक परिस्थिति। यानी सभी क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति जो था वो अलग अलग तरह का था। कहीं का जलवायु अलग तरह का था, कहीं पहाड़ था, कहीं पर्वत था, कहीं नदी था। तो लोगों को जुड़ने में संकोच हो रहा था कि मतलब इनके साथ जुड़ने के बाद क्या होगा कि मतलब मान लीजिए हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिनमें से मतलब कभी कभी होता है कि किसी क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति की वजह से कभी हंगामा होता है कि यहाँ पे राज्य अलग कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये दिक्कत होता था, ठीक है। अब वो तो पहले से अलग था, उसको जोड़ने में और दिक्कत होगा। दूसरा क्या था? पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस इत्यादि, ठीक है। अब वहाँ का इटली का जो पड़ोसी देश था वो भी नहीं चाहता था कि ये एक हो जाए, ठीक है, यानी इटली का एकीकरण हो। तो ये लोग कुछ ना कुछ अरंगा डाल देते थे और
पोप पोप का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि अब इटली के एकीकरण में सहायता किया था, सहायक तत्व क्या क्या था, तो सहायक तत्व में आता है राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। यानी लोगों ने मन बना लिया था कि हम सभी जुड़ के रहेंगे या एक झंडे के नीचे रहेंगे, एक क्षेत्र के नाम से जाने जाएंगे, एक देश के नाम से जाने जाएंगे। ये राष्ट्रवादी विचारधारा था और इसका भी प्रभाव पड़ा, तब जाकर के इटली का एकीकरण में ये सहायक किया हुआ। ठीक है, अब फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस में जो क्रांतियां हुआ करती थी उसका भी प्रभाव पड़ा। अब नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन जो था उसका सैनिक अभियान चलता था, उसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। ठीक है, अब मेटरनिख प्रतिक्रियावादी था और प्रतिक्रियावादी सोच के कारण भी वो सहायता करता था। उसके बाद इन्होंने नागरिक आंदोलन भी करवाया और ये सब जो है इम्पोर्टेंट था, जो कि इटली के एकीकरण में सहायक बना। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का भी योगदान रहा किस चीज़ में, इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में किन लोगों का सहायक रहा, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। आगे हम लोग एक एक करके सभी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेजनी का क्या योगदान था, तो मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो आप बेझिझक मेजनी मारिए, चाहे यंग इटली रहे या यंग यूरोप रहे। यंग इटली या यंग यूरोप दोनों में से कुछ भी पूछ दे, इसका जो स्थापना किया था कौन किया था, मेजनी ने किया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। बेझिझक इसको रट के पी जाइए, घोर के पी जाइए, जैसे भी हो, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, आगे आगे कहता है मेजनी का क्या योगदान था। एक इटली के यंग इटली का स्थापना किया था इटली के एकीकरण के लिए, जिसमें युवाओं को शामिल किया था। यंग यूरोप का स्थापना किया था, इसमें भी युवाओं को शामिल किया था। आगे 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत। 1848 का जब क्रांति हुआ तो फिर से वो शासक मतलब राजनीति में दिलचस्पी लिया और जाकर के जनवादी आंदोलन यानी लोगों को जोड़ जोड़ करके आंदोलन किया, और ये भी सहायता किया किस चीज़ में, इटली के एकीकरण में। आगे ऑस्ट्रिया द्वारा सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा, अब मेजनी क्या क्या किया, पहले यंग इटली का स्थापना किया 1831 ईस्वी में, सीरियली याद रखना है। दूसरा 1834 ईस्वी में इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना किया। उसके बाद क्या किया, 1848 के बाद, जब 1848 का जब क्रांति हुआ था तो फिर इन्होंने जनवादी आंदोलन किया। और बाद में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा जब सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक एल्बर्ट जब हार गया, तो ठीक है, तो एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः ये निकल लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका मेजनी खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, काउंट काबूर से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बार बार पूछता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पे नियुक्त किया था, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बना था कौन, काउंट काबूर। काउंट काबूर क्या बना, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बना। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटना चाहिए और एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये मेरा प्रयास रहता है। और एकदम से वीडियो को गौर से सुनते चलिएगा, सिर्फ मेरा बात सुन करके आपको बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्या है काउंट काबूर में, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग। ठीक है, 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ और इसमें फ्रांस जो है फ्रांस का इसने जो है काउंट काबूर ने फ्रांस का सहायता किया था। ठीक है, आगे नीस और सेवाय को नेपोलियन तृतीय को देने का वादा किया। कौन किया, काउंट काबूर। नीस और सेवाय दो जगह था जो कि काउंट काबूर ने नेपोलियन को देने का वादा किया। क्यों, ताकि हमारा सहायता करो। आगे 1859-60 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में रहा। शॉर्ट में इसलिए पॉइंट लिखा गया ताकि ज़्यादा टाइम आपका व्यर्थ ना हो। कहता है 1859-60 में लोम्बार्डी पर अधिकार किया कौन, काउंट काबूर, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया जो था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में ही रह गया। वेनेशिया नाम का जो जगह था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में ही रह गया। ठीक है, आगे 1860-61 में परमा, मोडेना, टस्कनी पर अधिकार किया कौन,
काउंट काबूर ने। ठीक है, काउंट काबूर से मूल प्रश्न, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बनेगा? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, इसलिए इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से याद कर लीजिएगा क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा है, बस खत्म होने वाला है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा, बने रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। एक एक करके सभी अध्याय और एक एक करके सभी विषय, सभी को का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको देने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। मैं आपको बोर्ड का पूरा पैकेज, बोर्ड परीक्षा के तैयारी का पूरा पैकेज देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे कहता है गैरीबॉल्डी आ गया। कौन आ गया? गैरीबॉल्डी। ठीक है, गैरीबॉल्डी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। एकदम दिमाग में फिट कर लेना, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था। दिमाग में 10 बार बोल लीजिए, याद कर लीजिए। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, बच्चा बच्चा को याद रहता है ये क्वेश्चन। यदि आपका गलत होता है तो आप महाचौपट विद्यार्थी हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं आपको भी याद है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, आपको भी याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आप एकदम से दिमाग में फिट कर लीजिए। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, और ये जो था मेजनी के विचारों का समर्थक था, यानी मेजनी जिस तरह से सोचता था ये भी उसी तरह से सोचता था, उसके विचार का समर्थक था। आगे चलकर काबूल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। नहीं होता है कि यदि शुरू में आपका कोई और दोस्त होगा, उसका सब बात बढ़िया लगता होगा, लेकिन बीच में कोई और दोस्त मिल गया, उसका बात बढ़िया लगने लगा, पुरनका बात भूल गए। उसी तरह से क्या हुआ कि शुरू में ये क्या था? मेजनी के विचारधाराओं से प्रभावित था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया था। किसके चक्कर में आके? काउंट काबूल के चक्कर में आके। ठीक है, आगे क्या हुआ? सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया। कौन? गैरीबॉल्डी। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया गैरीबॉल्डी, और विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। कौन? गैरीबॉल्डी। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, और लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग कर दिया। रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई गैरीबॉल्डी ने? 1862 में। रट जाना है, रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई गैरीबॉल्डी ने? 1862 ईस्वी में। लेकिन काबूल से मिलने के बाद इनका मन बदल गया, और क्या हुआ? ये परित्याग कर दिया, मतलब ये योजना फैल। ठीक है, आगे इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया, एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर किसान का जीवन व्यतीत किया। देखो गैरीबॉल्डी कितने कैसे दिमाग के थे, मतलब इन्होंने क्या किया? इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया, यानी इनको शासक बनाया जा रहा था कहाँ का? इटली के दक्षिण क्षेत्र का, लेकिन इन्होंने कहा हम में अब राजा नहीं बनेंगे, अब हम उब चुके हैं, अब अपनी सारी संपत्ति हम सरकार को दे देते हैं, देश को समर्पित करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? किसान के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ये अब किसान बन गए। आगे बढ़ते हैं, एकीकरण का अंतिम चरण, मतलब एकीकरण। हमने बताया था इटली के एकीकरण में कौन कौन से लोग आए अभी? मेजिनी, गैरीबॉल्डी और काउंट काबूल। मैंने आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताया। मेजिनी के बारे में, जिन्होंने यंग इटली और यूरोप का स्थापना किया था। 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप। फिर उसके बाद हमने पढ़ा काउंट काबूल को, और उसके बाद हमने पढ़ा गैरीबॉल्डी को। अब इटली के एकीकरण में अंतिम चरण क्या क्या होता है, ये पढ़ने के बाद हम लोग अब जर्मनी का एकीकरण कर देंगे। ठीक है, तो एकीकरण का अंतिम चरण क्या हुआ था कि 1862 ईस्वी में काबूल की मृत्यु हुई थी। ये भी दिमाग में फिट कर लेना है। काबूल की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। काबूल की मृत्यु 1862 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताया था हमने, 1862 ईस्वी में एक और चीज़ हुआ था। क्या? गैरीबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, और उसी समय किसका मृत्यु हो गया था? काबूल का मृत्यु हो गया था। कब? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में काबूल का मृत्यु हो गया, और उसके बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर इमैनुअल ने स्वयं अधिकार किया। कौन? विक्टर इमैनुअल ने अधिकार कर लिया, और 1870-71 में के फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध से अपनी उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया, और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया।
मतलब 1862 में काबूर मर गया और काबूर के मरने के बाद वेनेशिया पर विक्टर इमैनुएल, वेनेशिया और रोम पर विक्टर इमैनुएल ने शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 1870-71 के फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ और उसके कारण क्या हुआ, वेटिकन मतलब पोप, वेटिकन सिटी के पोप जो था, वहाँ का पोप जो था वो वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट कर रह गया और यही अरंगा डालता था तो यही अब सिमट के रह गया। तो फिर क्या हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। हमने अभी इटली का एकीकरण कर दिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे देश का एकीकरण करते हैं। कौन सा, एक और देश है बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करेंगे। जिस तरह से इटली का एकीकरण पढ़े उसी तरह से जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जिस तरह से उसमें बाधक था, सहायक था, उसमें इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व क्या था, तो जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व था आपका भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाइयों में ये विभाजित था। वही बात जो कि आपको इटली के एकीकरण में भी था, क्या कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दिक्कतें आई थी। उसके बाद क्या हो गया, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य। मतलब ये क्या था कि उत्तरी जर्मनी, ठीक है, उत्तरी जर्मनी में जो था प्रोटेस्टेंट नामक का एक लोग रहते थे। ठीक, मतलब प्रोटेस्ट एक जाति हुआ करता था, उस जाति के लोग रहते थे। और ये जर्मनी जो था वो कैथोलिक बाहुल्य था, यानी कैथोलिक जाति के लोग रहते थे। तो इसके वजह से भी दिक्कत होता था, दोनों का विचारधारा आपस में नहीं मिलता था। तीसरा आता है पॉइंट, राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का अभाव था। यहाँ पे राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था। ठीक है, इसलिए भी दिक्कतें आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके सहायक तत्व, यानी जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व क्या क्या था। तो जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व था नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राजसंघ की स्थापना। ठीक है, दूसरा बुद्धिजीवियों जैसे हिगेल, कांट, हम्बोल्ट आदि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, यानी हिगेल, कांट, हम्बोल्ट ये सब बुद्धिजीवी लोग थे जो कि लिखा करते थे, लोगों को समझाते थे और इनके द्वारा भी प्रभाव डाला गया। उसके बाद शिक्षक छात्र संगठन, ब्रूसनसेफ्ट, मेटरनिक का दमनकारी कानून, काल्सवाद और एवं व्यापारियों की संस्था, जालवेरिन का योगदान। व्यापारियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है क्वेश्चन कि जालवेरिन किसका संस्था था, तो व्यापारियों की संस्था। जालवेरिन किसकी संस्था था, व्यापारियों की संस्था। एकदम दिमाग में बैठा लेना, जालवेरिन किसकी संस्था था, व्यापारियों का संस्था। ठीक है, और उसके बाद विलियम एवं बिस्मार्क का आविर्भाव, मतलब ये सब मिल करके जर्मनी के एकीकरण में क्या बना, सहायक तत्व बना। आगे बढ़ते हैं, क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान क्या क्या था। अब यहाँ पे आएगा बिस्मार्क, उधर कौन था, मेजनी, काबूर और गैरीबॉल्डी, मेजनी, काबूर और क्या पढ़े थे हम लोग, मेजनी, काबूर और गैरीबॉल्डी। ठीक तो था, मेजनी, काबूर और गैरीबॉल्डी पढ़े थे किसमें, इटली के एकीकरण में। हम लोग जर्मनी के एकीकरण को अब पढ़ रहे हैं तो इसमें किसको पढ़ेंगे, बिस्मार्क को पढ़ेंगे। बिस्मार्क का क्या योगदान था, जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधित्व एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक। कौन था, बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था और ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, यानी ये भी एक निरंकुश शासक था। सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में, लौह एवं रक्त या रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बार बार क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया था, कौन, बिस्मार्क ने, और यहीं से इसका द्वार खुला जर्मनी के एकीकरण का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कि और बिस्मार्क ने क्या क्या किया। स्लेस्विग पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल्य होलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना। यह उसकी कूटनीतिक चाल थी, यानी दिमाग लगाया, सोचा कि कुछ नहीं करते हैं तो कूटनीति चलाते हैं। ठीक है, कूटनीतिक दिमाग लगाया और इसने बताया कि स्लेस्विग पर जर्मनी का अधिकार है और जर्मन बाहुल मतलब हॉलिस्टीन जो था, जर्मन में जिसका जनसंख्या ज़्यादा था वो कौन था, हॉलिस्टीन। इस पर किसका प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का। ऐसा ये कूटनीति चला। ठीक है, उसके बाद हॉलिस्टीन की जर्मन आबादी को भड़काकर, हॉलिस्टीन का जर्मन आबादी, जर्मन में जो हॉलिस्टीन था उसके आबादी को भड़का दिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया, कौन,
कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने होल्स्टीन की जर्मन आबादी को भड़का दिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल तैयार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1866 के सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय तथा प्रसा से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। यानी क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है? 1866 में सेडोवा का युद्ध क्वेश्चन पूछेगा। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था? दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण किया था। देखिए बिस्मार्क कूटनीति चलता था और इसी के बदौलत ये मतलब एकीकरण को सहायक बना पाया। आगे नेपोलियन तृतीय द्वारा 19 जून 1870 को प्रसा पर आक्रमण, लेकिन सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई थी। सेडोवा का युद्ध 1866, लेकिन सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870। सेडोन का युद्ध 1870 और इसमें कौन हारा? फ्रांस हार गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 18 मई 1871 को। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है, और इसके बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। अब यहाँ पे इटली और जर्मनी में एकीकरण हुआ। देखा देखी अलग बगल का देश जो देश था उसमें भी धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो अब हम लोग साथ में उसको भी निपटा देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट और टाइम लगेगा। कहता है अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी यहाँ से देखा सुनी, मतलब जैसे क्या होता है कि जब यदि आपके घर में एगो नौकरी हो जाएगा तो क्या होता है कि आस पड़ोस का भी बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर देता है कि चलो इसको हो गया तो हमको भी हो जाएगा, हम भी पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरह से क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में आपका घर बहुत अच्छा है तो बगल वाला भी सोचेगा हम इसके जैसा घर बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ, इटली और एकीकरण हो गया, लोगों को अच्छा लगा तो आसपास के देशों में भी लोग आंदोलन करना शुरू किए अपने अपने राजा के विरुद्ध। ठीक है, तो सबसे आता पहले यूनान में क्या हुआ? तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध तुर्की का प्रभाव था। कहाँ पे? यूनान में तुर्की का प्रभाव था और तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से। कौन कौन सहयोग दिया इसको? यूनान को कौन कौन सहयोग दिया? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के सहयोग से 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। और यहाँ से क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट होता है आपका, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में क्वेश्चन पूछेगा। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में आपको क्वेश्चन पूछेगा। यूनान कब आज़ाद हुआ? 1832 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है हंगरी। इसको भी देखा देखी मन लग गया। ठीक है, हंगरी में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध, यानी यहाँ पे किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। वहाँ पे यूनान में तुर्की का प्रभाव था, यहाँ पे हंगरी में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसुत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया गया। कौन कौन? कोसुत और फ्रांसिस डिक, इस दोनों ने मिलकर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया। और 1846 को ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्रता मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। कब? 1846 में। कब? 1846 में। और प्रतिनिधि सभा का राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन को मान्यता एवं हंगरी राष्ट्रीय अस्मिता का महत्व मिला। यानी हंगरी कब आज़ाद हुआ? 1846 ईस्वी में। हंगरी कब आज़ाद हुआ? 1846 ईस्वी में। एड्रियानोपल का संधि 1829। यूनान कब आज़ाद हुआ? 1832। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पोलैंड मिलता है। ठीक है, पोलैंड, जितना छोटा नाम उतना छोटा लाइन इसके लिए। चलिए, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। अब देखिए क्या हो गया, देखा देखी सबको मन लग गया। जे तनी मनी सक्षम था वो तो आज़ाद कर लिया, लेकिन ये बेचारा नामे छोड़ कर ये इसलिए कमज़ोर पड़ गया था। और इसने भी देखा देखी मन किया कि इसको हमू आज़ाद हो जाते हैं, हमू देश को स्वतंत्र करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के आंदोलन को रूस के दमन कर दिया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। यानी रूस इसको चलने ही नहीं दिया। बगल का पड़ोसिया एक टाइट था, बोला नहीं तुमको नहीं देंगे आज़ाद होने। आगे बढ़ते हैं, बोहेमिया के आता है। बोहेमिया नाम का एक देश था। चलिए, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया द्वारा दमन कर दिया गया। यानी पोलैंड और बोहेमिया
रूस के द्वारा, यानी चलिए पोलैंड को किसके द्वारा दमन कर दिया गया, रूस के द्वारा, और बोहेमिया को किसके द्वारा दमन कर दिया गया, ऑस्ट्रिया के द्वारा। और ये दो देश में राष्ट्रवाद का कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया, यानी दोनों देश आज़ाद नहीं हो पाया। आगे हम लोग इस अध्याय को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए और परीक्षा में एकदम अच्छे नंबर से माँ बाप को खुश कर देना है। चलिए, तब तक के लिए